सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा खान और मैं हूं पाकिस्तान। कहते हैं कि खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं। अगर इंसान साबित कदम रहे, बेहतरी के लिए कोशिश करता रहे तो एक ना एक दिन उसे सब्र का, अपनी मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। इलेक्शन के बाद सियासी इस्तेहकाम की तवक्को थी, मईशत की बेहतरी की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अफसोस के कुछ लोगों की ज़ाती आना ने इसे मुमकिन ना होने दिया। इंतखाबी नताइज को मानने से साफ इनकार किया। ये मान भी लें कि धांधली हुई होगी तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इंतशार की सियासत की जाए। कानून के मुताबिक इस शिकायत का दावा भी तो किया जा सकता था ना, मगर इस इंतशारी टोले ने हर वो काम किया जिससे मईशत की बहाली की जो ज़रा बराबर भी उम्मीद पैदा हुई थी वो ख़त्म हो जाए। जल्द से जुलूस किए, रैलियाँ, धमकियाँ, तड़ियाँ और यहाँ तक के IMF को ख़त तक लिखे। सियासत चमकाने वालों ने यह भी नहीं सोचा कि ऐसा करने से हुकूमत का नहीं बल्कि आपके अपने मुल्क का नुकसान होगा। महंगाई में पिसती अवाम को रिलीफ देना मुश्किल से मुश्किल तर हो जाएगा। गर्ज अपना हर बार आजमा लिया मगर कोई वार नहीं चला, क्योंकि मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। हमने देखा है कि सियासी अदम इस्तेहकाम का जिन बेकाबू है और ऐसे में हुकूमत के लिए मामलात को चलाना यकीनी तौर पर मुश्किल था, चैलेंज था, आसान नहीं था। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि नीयत नेक हो तो मंजिल आसान हो जाती है। हुकूमत पर तनकीद होती रही मगर आफरीन है वज़ीर आज़म साहब और उनकी टीम पर कि ये लोग दिन रात कोशिश करते रहे और अब इनकी कोशिशें रंग ला रही हैं। थोड़ा ही सही मगर माशी बेहतरी के आसार एटलीस्ट नज़र आना शुरू हो गए हैं। एक मसूस सियासी जमात जिसने जो मायूसी फैलाई हमने देखी उसमें कमी आने लगी। कारोबारी अफराद और सरमायाकारों का एतमाद हम देख रहे हैं कि बहाल होना शुरू हो गया है। गो ये बेहतरी जो है ये बहुत थोड़ी है, लेकिन कुफर तो टूटा खुदा खुदा करके। मैं ये वाजे कर दूं कि ये सिर्फ मेरी राय नहीं है बल्कि ये कहना है ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, जिसने मार्च 2024 से अप्रैल के दौरान पाकिस्तान भर में एक सर्वे करवाया। ज़रा सुनिएगा, ये जो सर्वे है ये महंगाई, टैक्सेशन और पॉलिसी खदशात से मुताल्लिक था। ये जो सर्वे है इसके नताइज क्या हैं ये मैं आपके साथ ज़रा शेयर कर देती हूँ। इस सर्वे के मुताबिक ज़रा सुनते जाइएगा, पाकिस्तान में गुज़िश्ता साल की निस्बत कारोबारी एतमाद में 4% इजाफा हुआ। मुल्क के जो माशी और मजमूई सूरत हाल है उससे जो मुतमईन पाकिस्तानियों की शरह है वो बढ़ गई है और इसके साथ साथ महंगाई से जो परेशान पाकिस्तानियों की तशवीश है उसमें भी थोड़ी ही सही लेकिन कमी आई है। इस सर्वे के मुताबिक मुल्क की जो समत है उसको दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की जो शरह है वो 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर देखी गई है। पहली सहमाई में 12% जबकि दूसरी सहमाई में 18% पाकिस्तानियों ने मुल्क की समत पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार किया है, जबकि मुल्क की समत को गलत कहने वालों की जो शरह है वो 6% कम हो गई है। अच्छा, दूसरी जानिब अगर मुल्क में महंगाई पर नज़र डालें तो इसमें यकीनी तौर पे कमी का रुझान देखा जा रहा है। विफाकी इदारा शुमारियात ने जो महंगाई का माहाना रिपोर्ट जो जारी की है उसके मुताबिक मई 2024 में महंगाई की शरह में माहाना बुनियादों पर 3.2% कमी हुई है, जबकि सालाना बुनियादों पर महंगाई की शरह कम होकर 11.8% की सतह पर आ गई है। मैं ये कहती हूँ कि बड़ी कामयाबी होगी हुकूमत की अगर वो रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों को सस्ता करने में कामयाब हो जाती है, क्योंकि आम लोगों को इसी बात से गर्ज होती है। और इदारा शुमारियात के मुताबिक मई में टमाटर, प्याज 51%, चिकन 35.2 और गंदम 22.7% सस्ती हो गई है। और मई के बाद जून के आगाज़ में भी पाकिस्तानियों का जो दिल है वो पेट्रोल सस्ता होने ने खुश कर दिया है। और अगर अपोजिशन अवामी जज्बात का एहसास करते हुए सियासत की बजाय रियासत को तरजीह देना शुरू कर दे तो यकीन मानिए अवाम को रिलीफ देने की जो रफ्तार है उसमें मज़ीद तेज़ी भी आ सकती है, महंगाई कम हो सकती है, सरमायाकारी में मज़ीद इजाफा हो सकता है। मगर अफसोस के साथ कहूँगी कि अपोजिशन को शायद सिर्फ अपनी सियासत अजीज़ है, रियासत और इसके अवाम के जो मफादात हैं उससे ऐसे कोई गर्ज नहीं है। अब ये देखना है कि हुकूमत इस रुकावट को दूर करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी, क्या लाएअमल इख्तियार करती है। अच्छा, अभी तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो चीन के अहम दौरे पर जा रहे हैं और विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ के बकौल ये जो दौरा है ये पाकिस्तानी मईशत के हवाले से संग मील की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म ये जो दौरा चीन है उसमें उसके सदर और वज़ीर आज़म की दावत पर कर रहे हैं, आपको पता है। और 4 रोज़ा इस दौरे में पाक चीन दोस्ती के जो मुस्तकबिल का लाया अमल है वो मिलकर तैयार किया जाएगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के दौरे का एक अहम अंसर ये भी है कि वो तेल, गैस, तवानाई और
IT और इसके अलावा जो एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं कंपनीज़, उनके सरबराहों से मुलाकातें करेंगे और उन्हें पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके से आगाह किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म बिज़नेस फोरम से भी खिताब करेंगे और जिसमें दोनों ममालिक के ताजिरों और सरमायाकारों की शिरकत होगी। हम देख रहे हैं कि एक तरफ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब SIFC को फाल करके मईशत की बेहतरी के लिए वकालत कर रहे हैं और दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से मुल्क की मईशत को बेहतर किया जा सके, मज़ीद उठाया जा सके। पहले सऊदी अरब और फिर मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद अब चीन का दौरा इसी सिलसिले की एक कड़ी है। अच्छा, हुकूमत की जानिब से अपोजिशन को बार बार मुज़ाकरात की दावत दी जा चुकी है। वज़ीर-ए-आज़म बार बार मिसाक मईशत का जिक्र भी करते रहे हैं, लेकिन कहते हैं कि ताली दोनों हाथों से बचती है और दूसरा हाथ यानी अपोजिशन इस वक्त मुज़ाकरात और बातचीत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कभी हम देखते हैं सोशल मीडिया पर गद्दारों को मुहिब वतन और मुहिब वतनों को गद्दार साबित करने की बाकायदा एक मजमूम मुहिम चलाई जा रही है, कैंपेन चलाई जाती है। फिर कभी मुल्क की सलामती के ज़िम्मेदार इदारों पर अहम ओहदेदारों को मुतनाज़ बनाने की बाकायदा सोची समझी कोशिश की जाती है। अपोजिशन रहनुमाओं का जो पूरा फोकस है वो शायद अपनी जो सियासत है वो बचाने पर, सियासी पॉइंट स्कोरिंग पर होता है। मैं आपको ज़रा याद दिलाना चाहूँगी कि पंजाब में जो गंदम का बहरान जब पैदा हुआ, किसानों ने एहतजाज किया तो ये लोग सियासत चमकाने के लिए मैदान में आ गए। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने ऐलान ये किया कि पंजाब हुकूमत अगर किसानों से गंदम नहीं खरीदती तो पख्तूनख्वा की हुकूमत उनसे गंदम खरीदेगी। मगर फिर हकीकत में ये बयान क्या हुआ, सिर्फ सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए था। अब जो ताज़ा खबर है उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने ऐलान के मुताबिक पंजाब के काश्तकारों से 3900 रुपये फ़ी मन गंदम खरीदने से साफ इनकार कर दिया है और काश्तकार 2500 रुपये मन जो गंदम है वो बेचने पर अब मजबूर दिखाई देते हैं। अब KP के जो गंदम ज़ख़ीरा सेंटर्स हैं उसके सामने पंजाब से आए गंदम के जो हज़ारों ट्रक हैं वो खुले आसमान तले फंस कर रह गए हैं और गंदम की खरीदारी 31 मई से बंद कर दी गई है। अब ये किसान मुझे बताएं जाएं तो जाएं कहाँ। मैं पख्तूनख्वा हुकूमत से यहाँ पूछना चाहूँगी कि गरीबों को रिलीफ नहीं दे सकते तो फिर आप लोग तकलीफ़ क्यों दे रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर पख्तूनख्वा हुकूमत से भी आज अपील करना चाहती हूँ कि ये देखें, खुदा के लिए उन किसानों को मज़ीद ख्वार ना करें। ये पहले ही बेचारे बड़े ख्वार हुए हैं, मुसीबत के मारे हैं, इन्हें अपनी सियासत की भेंट ना चढ़ाएं। पहले ही आप अपनी जो इंतशारी सियासत है ना उसकी वजह से मुल्क की मईशत को दाव पे ऑलरेडी लगा चुके हैं। सियासत में आपकी वजह से इस्तेकाम नहीं आ रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है। मैं ये मानती हूँ कि हर मुल्क में अपोजिशन को हुकूमत से अनगिनत बहुत ज़्यादा शिकायतें होती हैं, गिले शिकवे होते हैं, तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं, मगर मुल्क की खातिर अहम मामलात पर मिल बैठ कर फैसले किए जाते हैं। मुल्क की खातिर ये सारी दुनिया में होता है तो पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता। तो छोड़ दें ना अपनी ये मैं ना मानूं वाली ज़िद। और हुकूमत को आप, अगर आपको हुकूमत पसंद नहीं है, आपको अदालत भी पसंद नहीं है, जजेस भी आपको पसंद नहीं है, जजेस पर आपको एतमाद है ही नहीं, आप किसी से बातचीत भी करने के लिए तैयार नहीं होते सियासी जमातों से, तो फिर मुझे बता दें कि मुल्क चलेगा कैसे। आप किसी सियासी जमात के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं हैं, मामला आगे कैसे बढ़ेंगे। अवाम ने आप पर एतमाद करते हुए अगर वोट दिया है तो उन वोटर्स को रिलीफ फिर मिलेगा कैसे। ये क्या बात हुई कि जी अदालत से रिलीफ मिले तो इसे इंसाफ किया फतह कह देते हैं और अपनी बेगुनाही का ढोल पीटते रहते हैं, और फिर जब सबूतों पर शवाहिद की बुनियाद पर अदालत आपके खिलाफ फैसला सुना देती है तो फिर आप उसी अदालत पर उन्हीं जजेस पर चढ़ दौड़ते हैं। आपका तो नाम तहरीक इंसाफ है ना, तो फिर आप तो इंसाफ की बात आप लोगों को करनी चाहिए, चाहे फिर वो आपके खिलाफ ही क्यों ना हो। मगर आप तो जजेस पर एतराज़ात उठाते नहीं थकते हैं। अब आज जो साइफर केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आपके हक में फैसला सुनाया तो अब ये जो चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं उनके बारे में अब आप लोगों के क्या ख्यालात हैं। पहले वाले ख्याल तो सबने सुने, अब क्या कहते हैं आप, जिन पर सोशल मीडिया के जो तुंगड़े हैं बाकायदा घटिया वार हमले करते रहे, सोशल मीडिया पर उनकी ट्रोलिंग करते रहे और ऐसी ऐसी ट्रोलिंग के ना पूछें। अब तो चीफ जस्टिस जो आमिर फारूक साहब हैं उन्होंने आपके लीडरान के हक में फ़ैसला दिया है ना, अब क्या कहेंगे। अब मान लें कि जजेस पसंद या नापसंद या कोई दबाव पर नहीं बल्कि मेरिट पर फैसला सुनाते हैं, उनके सामने जो सबूत होते हैं, शवाहिद पेश किए जाते हैं, वो उसे परख कर फैसला करते हैं। लेकिन फैसला आने के बाद आप उन जजेस पर हमले शुरू कर देते हैं। मैं ये कहती हूँ कि कुछ ख्याल कर लें, मुल्क की बेहतरी का सोच लें, ज़ाती पसंद नापसंद की बुनियाद पर जजेस को अदलिया को मुतनाज़ बनाना छोड़ दें। शफाफ पार्टी इंतखाबात कराने में आप नाकाम रहे। कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबी निशान वाला जो फैसला जब सुनाया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आपके लिए बहुत बुरे हो गए। अगर आप भूल गए ना तो मैं आपको ज़रा यहाँ पे याद दिलाना चाहूँगी कि इंतखाबात का इनकाद PTI का सबसे बड़ा मुतालिबा था ना। ये इंतखाबात
चीफ जस्टिस और पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब के फैसले की वजह से मुमकिन हुए, और अब जो PTI है उन्हीं चीफ जस्टिस पर अदम एतमाद का इजहार कर रही है। क्या ये मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू वाला मामला नहीं है? अदालतों में चलने वाले अहम केसेस हैं, उनके फ़ैसले हैं, और उन फैसलों के रियासत और सियासत पर मुमकिन जो असरात हैं, इन सब पे बात करने के लिए, मामला पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियोज़ में मेहमान मौजूद हैं। उनका ज़रा मैं तारुफ़ करवाती हूँ। तैयब बलोच हमारे सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उनसे जानेंगे आज क्या हुआ, और फिर रियासत अली आज़ाद साहब, हाफिज़ एहसान अहमद साहब भी मेरे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं, कानून पर गहरी नज़र रखते हैं, माहिर कानून है। मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदी। आप सबकी तरफ से मैं ज़रा तैयब से थोड़ा सा अहवाल जान लूँ कि तैयब आप कोर्ट रिपोर्टर हैं, कोर्ट की बीट भी करते हैं, तमाम जो केसेस में गहरी नज़र भी रखते हैं। ये जो फैसला आया, एक्सपेक्टेशंस थी कि ऐसा ही फैसला आएगा? देखें, मुझे तो यही लग रहा था, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही जो है वो तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी की जो है ज़मानतें सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हो चुकी थी सज़ा होने के बावजूद। और मुझे वो आज भी याद पड़ता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ये केस सुन रही थी तो उस वक्त जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह के ये रिमार्क्स थे कि जब जो है अटार्नी जनरल और दूसरी फ्रीकैन की जानिब से ये कहा गया कि ये ज़मानत का केस है, इस केस में अदालत जो है वो मेरिट डिस्कस नहीं कर सकती। लेकिन उस जजेस के ये रिमार्क्स थे कि हमारे पास कंप्लीट जस्टिस का भी सिस्टम है, तो हम कंप्लीट जस्टिस की तरफ जो है वो जा रहे हैं। तो इसी वजह से वो जो इस केस के अंदर जो मेन चीज़ थी वो सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की वजह से जो है वो निकल चुकी थी। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मैटर आया, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको साफ ज़रा यही नज़र आ रहा था कि यही कुछ होगा। और दूसरा ये था कि जो ट्रायल हुआ तो उस ट्रायल में भी बहुत सारे लकूनाज मौजूद थे, तो जिनसे पहलू तई जो है वो नहीं बरत सकती थी। और इसमें एक चांस ये था कि हो सकता था कि शायद इसको दोबारा जो है वो रिमांड कर दिया जाए, लेकिन वो शुरू में ही जस्टिस आमिर फ़रूक़यानी ने जो है वो तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त पे कह दिया था कि हम इसको दोबारा रिमांड नहीं करेंगे, तो इसको सुन के ही हम फैसला करेंगे। तो आज उन्होंने अपीलें मंजूर कर ली और बानी चेयरमैन की और शाह महमूद की जो सज़ाएँ हैं वो ख़त्म हो गई हैं। लेकिन इसमें सबसे अहम नुकता ये है कि साइफर जो है वो एक हकीकत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान क्या दुनिया की तारीख में डॉक्टर साहबा पहली दफ़ा हमने देखा है कि किसी लीडर ने या किसी उसने जो है वो रियासती राज के साथ खिलवाड़ किया है। अब ठीक है, ट्रायल में गलतियां होंगी, बहुत सारे मसाइल ऐसे होंगे, लेकिन क्या अब मुझे तो यही लग रहा है कि अब जो है वो रियासती राजों के साथ खिलवाड़ का एक रास्ता जो है वो ओपन हो चुका है। मेरी तो ये राय है, मैं ये समझ रहा हूँ। हाफिज़ साहब, अब ये तो फैसला जो आना था वो आ गया, और ये जो PTI जो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा उन पर तनकीद भी करती रही, अदम एतमाद का इजहार भी किया गया। आज तहफ़्फ़ुज़ात दूर हो गए होंगे उनसे भी, या उनको अलग समझा जा रहा होगा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अलग समझा जा रहा होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। वैसे तो हमारे जितने भी पॉलिटिकल क्वेश्चन जब अदालत के अंदर जाते हैं तो उसके अंदर जो सबसे आसान हमारे लिए रास्ता होता है वो अदालत के ऊपर तनकीद करना होता है। और कभी हम बेंच के ऊपर तनकीद कर देते हैं, कभी हम सिस्टम पे तनकीद कर देते हैं, कभी हम जज पे तनकीद कर देते हैं। तो ये स्पेशली पिछले 2 साल से ये सिलसिला बड़ा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। इसमें एक चीज़ और ऐड कर दें ना, इससे भी ज़्यादा गिर गए हैं कुछ लोग कि वो जजेस की फैमिलीज पे भी आ जाते हैं। जी वही मैम। और उसके अंदर आप ये देख लें कि पिछले 2 साल से अंदर जो है जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है वो हमारी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर और हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर है। और अभी भी आप देख लें पिछले कुछ हफ्तों से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के ऊपर किस हद तक क्रिटिसिज्म किया गया, किस हद तक एक कैंपेन जो है वो चलाई गई। और फिर उसके बाद ये है कि एक डिस्टेंस करने की कोशिश की गई चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान। हालांकि हाई कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस जजेस मिल के हाई कोर्ट बनता है, और यही पैटर्न जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर है कि जी चीफ जस्टिस जो है वो अलहदा हैं और जजेस जो हैं वो अलहदा हैं। और ये आप रोज़ इस चीज़ को देखते हो। तो मेरा ख्याल है कि आज एक इम्प्रेशन कम अज़ कम ये जो है उसे ख़त्म कर देना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर अदालत ने फ़ैसला किया है तो उस अदालत का फ़ैसला जो है वो एक आज़ादाना उनकी राय और जो उनके मेरिट्स पे उसे किया है। अब अगर इस केस को दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये है कि इसमें तो कोई डॉक्टर साहब 2 राय नहीं है कि ये पाकिस्तान का एक डिप्लोमेटिक ब्रीच हुआ है। इसमें भी 2 राय कोई नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर इसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया है। इसमें भी 2 राय कोई नहीं है कि एक जो आज़म खान की मीटिंग जो वायरल हुई थी
उसके अंदर ये कहा गया था कि हम इसको पॉलिटिकली प्ले अप करेंगे। इसके अंदर भी कोई राय नहीं है कि उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो 164 का स्टेटमेंट दिया, उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा कि मैंने उन्हें दिया है और वो अभी तक मुझे साइफर जो है मिला नहीं। तो जजेस तक क्या वो ऑडियोज नहीं पहुंची थी? सवाल उठाया जा रहा है क्या वो जो ऑडियो थी वो सबूत नहीं थी? नहीं, वो नहीं गई ना, वो नहीं गई। देखा, यही तो एक बात है कि एक ऐसा केस जो पाकिस्तान के अंदर अनप्रेसिडेंटेड था, पाकिस्तान की पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन लीगल हिस्ट्री के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के आप एक पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को चार्ज कर रहे हैं कि उसने ओथ की वायलेशन की है और उसकी सज़ा जो है वो 3 साल से लेके 14 साल तक हो सकती है। उसके अंदर आपकी इन्वेस्टिगेशंस का वो जो स्टैंडर्ड्स होने चाहिए थे और जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर आप रिलाई कर रहे हैं साइफर का, उसको आपने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। और अगर आप नहीं बना रहे थे तो उसकी कोई ऐसी जस्टिफिकेशन जो थी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर दे देते जब उसके ऊपर सवाल किया गया था। और फिर प्रोसिक्यूशन ने जो जिस तरह एविडेंस को रिकॉर्ड पे लेके आना था या उसके बाद उसको प्रूव करना था और वो नहीं किया। और साथ ही जो ट्रायल कोर्ट ने इसके अंदर हेस्ट किया कि आपने दिन रात जो उस ट्रायल को चलाया और आपने डिफेंस काउंसिल अपॉइंट किए, फिर 342 की स्टेटमेंट के अंदर अगर वो शख्स कहता है कि मैंने कोई एविडेंस लानी है तो उसे मौका तो दें। और फिर सबसे आखिर में जो दोनों साइड्स के आर्गूमेंट्स थे, तो वो सारी चीज़ें हेस्ट और उसके बाद प्रोसीजरल लैप्सेस। उस वक्त भी याद है मैंने आपको कहा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जब केस जाएगा तो इसमें ब्राइट चांसेस हैं कि ये जजमेंट सस्टेन नहीं करेंगे। लेकिन अब इस केस के अंदर एक और जो बड़ी चीज़ आई है कि अब अपील स्टेज के ऊपर भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, एक तो ये है कि पीटीआई के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो थे उन्हें एक आउट ऑफ टर्न बारी तो उनकी आई है ना। अगर पाकिस्तान के अंदर दूसरे जो केसेस आए तो अगर उनकी सज़ाएं या अपील लगती हैं, सस्पेंड होती हैं तो एक टाइम लगता है। तो इस्लामाबाद ने उसको टेकअप तो किया। अब उस टेकअप करने के बाद जो चीज़ें प्रोसिक्यूशन को सवालात उन्होंने करने थे, हालांकि जो डिफेंस था उसने सिर्फ ये केस लेके गए थे कि हमें ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नहीं दिया गया और उसमें मैक्सिमम चांस था कि रिमांड करते। लेकिन जब प्रोसिक्यूशन ने अदालत के उन सवालात को जवाब नहीं दिया, मुतमईन नहीं किया, साइफर लेके नहीं आए, उसके बाद बदाते खुद रिमांड जो है कहा कि इस केस को रिमांड कर दें। तो जब आप अपील स्टेज के ऊपर उस ट्रायल को डिफेंड ही नहीं कर सके या जब सवालात के जवाब नहीं दे सके, तो मेरा ख्याल है कि उस चीज़ को डिफेंस ने इस्तेमाल किया। और वो एक ऐसी चीज़ जिसको अदालत को मुतमईन करना चाहिए था इस केस के अंदर, इस एविडेंस के अंदर, और वो जो कंटेंट्स थे कि किस तरह इससे पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक जो है उसके अंदर नुकसान हुआ है, वो सारा जो फेलियर था, ये बहुत बड़ा प्रोसिक्यूशन का फेलियर है, ये बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेशन का फेलियर है। और मेरा ख्याल ये है कि इसको रीथिंक करना चाहिए। और अगर आपने इस केस को सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेके जाना भी है तो मेरा बहुत मुश्किल होगा, चूँकि आपने एक स्टेज जो दरमियान वाली थी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की, उसके अंदर आप बहुत बुरी तरह फेल हुए हैं, जिसका एडवांटेज उन्होंने लिया है। और सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी इस पे एक जजमेंट भी मौजूद है। रियासत साहब, अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता देख रहे हैं आप? देखें, ये तो स्टेट ही बता सकती कि वो इसको असील भी करते हैं या नहीं करते, ये तो। लेकिन आपका अंदाजा क्या कहता है कि मतलब अभी पूरी सूरत हाल है, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला? देखिए, इसके अलावा अगर स्टेट चाहेगी तो इसके अलावा उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है कि वो क्रिमिनल पिटीशन फॉर लीव टू अपील, तो इस ऑप्शन को अवेल तो किया जाएगा ना, ऑफ कोर्स। बिल्कुल, रेमेडी उनके पास है, वो अवेल करेंगे। लेकिन ये तो उनकी डिस्क्रिप्शन है, करते हैं नहीं करते, मैं प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता या मैं नहीं ऑन बिहाफ ऑफ स्टेट कह सकता कि ये अपील करेंगे। बाकी बात रही है इस केस के अंदर बहुत सारी डेफिशिएंसी, जैसे हाफिज साहब ने कहा ना, मैं समझता हूँ कि जो जिस डॉक्यूमेंट के ऊपर रिलाय किया जा रहा था, जब वो ही रिकॉर्ड पे एविडेंस में नहीं आया तो आगे मैं समझता हूँ कि जितना भी ट्रायल हुआ है वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज थी, ग्राउंडलेस चार्ज था। चूँकि जिसकी बुनियाद पे आप चार्ज फ्रेम करने जा रहे हैं वो एविडेंस ही वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। और मैं समझता हूँ कि इस केस को ट्रायल कोर्ट से ही बरी हो जाना चाहिए था, ये प्रोसीडेबल ही नहीं था। केस तो सर स्ट्रॉन्ग था ना, गलती फिर कहाँ पे नजर आई? मैं समझता हूँ कि कोई स्ट्रॉन्ग केस नहीं था, इसमें जान ही नहीं थी इस केस के अंदर। उसकी रीजन ये है कि आप उनकी मटेरियल कंट्राडिक्शन। सब ये रियासती राजदारी का केस था। आप मेरी बात सुने ना डॉक्टर साहबा, कि एक तरफ आप कहते हो कि वो है ही नहीं है, साइफर है ही नहीं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब DGISPR कहता है ये सारा ड्रामा है, एक तरफ आप ये कहते, एक तरफ आप डिमाश करते। दूसरी बात, जहां तक आप कहते हैं
स्टेट की है। भाई वजीर आजम की भी तो जिम्मेदारी है ना, अगर इंटेग्रिटी ऑफ पाकिस्तान, सोवरेनिटी ऑफ पाकिस्तान, प्रॉस्पेरिटी ऑफ पाकिस्तान से मुतल्लिका अगर कोई क्वेश्चन होगा तो वजीर आजम का ये भी तो वो जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आजम खान साहब, उन्होंने जो हल्फन बयान रिकॉर्ड किया तो उसकी क्या अहमियत है? देखिए, वो क्या 164 की जो स्टेटमेंट होती है वो 364 सीआरपीसी के तहत रिकॉर्ड होती है, उसमें से आधा सच और आधा आप गलत कैसे कर सकते हैं? या एज अ होल वो डॉक्यूमेंट या उसकी स्टेटमेंट ठीक है या वो बिल्कुल गलत है, आधे को आप नहीं कर सकते। उसका बेनिफिट भी चूंकि एक्यूज्ड इज द लवली चाइल्ड ऑफ अ लॉ, एनी डाउट एंड बेनिफिट ऑफ डाउट विल गो टू द एक्यूज, लास्ट टच होता है तो दैट वुड बी इन फेवर ऑफ द एक्यूज। तो मैं समझता हूं कि इसके अंदर आर्टिकल 10A का तो जनाजा निकाल दिया गया, जैसे वो ट्रायल हुआ, रश जस्टिस क्रश जस्टिस। ठीक है, आपने जिस तरह से, आप कौन होते हैं स्टेट काउंसिल अपॉइंट करने वाले ऑन बिहाफ ऑफ द एक्यूज? आप कौन होते हैं उसको वकील, जब उनके काउंसिल मौजूद हैं, आप कौन होते हैं उनकी जगह पे और वकील खड़े कर दे? कुछ कहना चाह रहे हैं? एक सेकंड, इन एडिशन टू दैट आप 342 का स्टेटमेंट वो करवाना चाह रहा है। अच्छा, अगर वो एज ए एक्यूज करता है तो उसको हथकड़ी में उसका बयान होता है, और अगर वो 340 सीआरपीसी के तहत एविडेंस देना चाहता है तो मुलजम की आप हथकड़ी खोल देंगे, वो एज ए डिफेंस अपनी कोई भी एविडेंस लेके आ सकता है। तो आपने आर्टिकल 10A को जनाजा निकाल दिया, आपने मौका ही नहीं दिया। तो ये तो एक आम जो शख्स है, हम तो लीगल माइंड रखते हैं, प्रूडेंट लोग हैं, लॉ को समझते हैं, एक सादा जाहिल आदमी भी इस चीज को समझता है कि किसी को आपने मौका ही नहीं दिया। आप किसी के ऊपर चार्ज लगाते, आपने उसको डिफेंड करने का पूरा मौका देना है, जो नहीं दिया गया। मैडम, मैं इस पे ये ऐड करना चाहूँगा कि ये अपनी नौयत का पहला केस है। हमारे जजेस जितने भी हैं वो PLDs पढ़ती हैं, उनके पास अदालती नज़ीरें होती हैं अपने फैसलों को स्ट्रेंथन करने के लिए। चूँकि ये पाकिस्तान की तरीक का पहला केस है, बल्कि दुनिया की तरीक का पहला केस था। ऐसा पूरी देखे, मुझे ये बताएं मैडम कि क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो को धमकियाँ नहीं आई थी? बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि राज जो है वो मेरे नाना के उसकी कब्र में उसके साथ चले गए, लेकिन इस शख्स ने पार्लिमान में बैठे हुए इसी साइफर के ऊपर 175 अरकान पार्लिमान को जो है इसने गद्दार कहा, इसने हमारी रियासती इदारों को गद्दार कहा, इसने हमारी फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये अमेरिका के साथ मिलकर जो है मेरी इन्होंने हुकूमत का तख्ता उल्टा। बाद में ये खुद अपने उस बयान से मुकर गया और ये कहता है जो कागज़ लहराया, कहते फिर कहते वो साइफर नहीं था। बात यह है, अच्छा मैं खुद अडियाला जेल में जाता रहा हूं, जब ये ट्रायल हो रहा था इसके वकील वो हर मुमकिन हरबा इख्तियार करते थे कि भाई इसका ट्रायल ना हो सके। इवन के जब इनको चार्जशीट पढ़ के सुनाई गई, वहां पे वकील मौजूद थे, बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारी गैर मौजूदगी में चार्ज कर दिया गया, हमें तो पता नहीं है। अब बात यह है कि इसको पोलिटिसाइज किया गया और हर तरीके से, और आपको पता है इसी जुडिशरी में जो है वो किस तरीके से इसके सहूलतकार मौजूद है। आप नहीं, ये जुडिशरी के अंदर इमरान खान के सहूलतकार मौजूद रहे, ये जस्टिस आमिर फरूक हैं या जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब है, इनके ऊपर कितना प्रेशर था। देखिए इसी साइफर क्या आपको और हमें लगाया हुआ है कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अदलिया में इंटरफेरेंस कर रही है। 5 जजेस जो तरीके इंसाफ की, हकीकी आज़ादी की हमें सुर्खेल नजर आते हैं, वो खत लिख देते हैं कि जी ये हुआ, सिर्फ 1 या 2 जजेस को बचाने के लिए इतना प्रेशर डाल गया। तो उसमें जस्टिस आमिर फरूक क्या करते? और फिर जैसा मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए कुछ जजेस ऑलरेडी जमानत के केस में ये दोनों वकील, लेकिन ये आमिर फारूक साहब को तो इस फैसले के बाद फायदा नहीं होगा कि एटलीस्ट आज वो तनकीद से बच गए होंगे? नहीं, वो मेरा नहीं ख्याल। देखो तरीके इंसाफ जो है वो उसको मानती है जो उनके बिल्कुल उनके साथ शाना बशाना या उनकी हकीकी आज़ादी का सुर्खेल हो। अच्छा। आमिर फरूक साहब ने जो फैसला किया, मेरा नहीं ख्याल अभी तक तो वो उनको अप्रिशिएट भी नहीं कर रहे, वरना उसके ऊपर अदब इत्मीनान हाफिज साहब भी इसके हवाले से बात करते प्रोग्राम में जब आए थे, आज भी तारीफ नहीं कर रहे ना PTI वाले? नहीं, वैसे जज की तारीफ की तो जरूरत ही नहीं, जज ने तो कानून, तो जज की बुराई की भी सर जरूरत नहीं है ना, जज पे तनकीद की भी जरूरत नहीं है, जज की फैमिली पे तनकीद की भी जरूरत नहीं। देखें जजमेंट पे क्रिटिसाइज करें, लेकिन जज को इस तरह क्रिटिसाइज ना करें कि इस तरह सिस्टम पे डिस्ट्रस्ट आए। और वो हम देख रहे हैं हमारे मुल्क तो अदम एतमाद तो इस पार्टी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे भी है, गाजी फाजिसा साहब पे भी है। नहीं देखें ना, वो तो अगर आप देखें पाकिस्तान के कितने बड़े हैं, पाकिस्तान का जो इंसाफ के निज़ाम के अंदर सबसे बड़ा आदमी है वो पाकिस्तान का चीफ जस्टिस है। वो तो उनके खिलाफ क्या कैंपेन चलती रहती है सोशल मीडिया पे, आप सबकी नजरों से गुजरती है? ये कि पाकिस्तान के अंदर है जो सबसे बड़ा ओहदा है वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का है। वो कहते हैं हमने उनसे बात भी नहीं करनी। पाकिस्तान के अंदर एग्जीक्यूटिव साइड के ऊपर सबसे बड़ा प्राइम मिनिस्टर है, वो कहते हैं कि हमने उससे भी बात नहीं करनी। अगली बात सुने ना, जिनसे इन्होंने बात करनी है, जो बता रहे हैं कि हमसे बात नहीं बनती, सियासी पार्टी से बात करें, जिनसे इन्होंने बात करनी उन्हीं के खिलाफ दबले जंग बजाया हुआ इतने अरसे से।
बात भी उन्हीं से करनी है। देखिए बात ये जिनके खिलाफ सारी कैंपेन चल रही है सोशल मीडिया पर, यही तो ये भी दोहराना यार नहीं है पॉलिटिकल डायकॉटमी कि जिन पर आप तनकीद कर रहे हैं, जिनकी तस्वीर को किस तरह ये पेश कर रहे हैं वहाँ पे कौमी सलामती के इदारे जो हैं, नहीं और बात भी उनसे करनी है। महमूद रहमान कमीशन को ही बिगाड़ दिया। नहीं मैं आपको बताऊं, बात जो है, बात रियासत साहब आपकी हर बात पे हंस रहे हैं, पता नहीं क्यों, मैं पूछती हूँ वैसे। जी बात ये है जी कि अगर वो बात कर, वो भी तो पाकिस्तान की फौज ही है ना। हाँ। मतलब वो कौन सा बाहर के लोग हैं कि आप बात नहीं कर सकते। हाँ। बात हर एक से होनी चाहिए। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, मैं दोहरे मयार पे बात कर रही हूँ कि आप बात भी उनसे करने के लिए मर रहे हैं जिन पर आप तनकीद करने से नहीं रुक रहे। डॉक्टर साहब वो तो एक ट्रेंड है कि 2013 के अंदर जब प्रेशर टैक्टिक, नहीं 2013 के अंदर जब इलेक्शन हुआ, ऑपोजिशन में आए तो उन्होंने कहा कि हमने गवर्नमेंट से बात नहीं करनी। ठीक है। 2018 के अंदर जब गवर्नमेंट के अंदर आए तो उन्होंने कहा हमने ऑपोजिशन से बात नहीं करनी। 2024 में जब आए तो उन्होंने कहा हमने सबसे बात नहीं करनी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बात ना करना एक आपका पॉलिटिकल प्रोसेस सब इनसे भी बात करने के लिए तैयार नहीं है ना अब ये सिचुएशन। नहीं बात होनी चाहिए। देखें मुल्क को स्टैंड स्टिल नहीं होना चाहिए पॉलिटिक्स के अंदर बात सर आप कहे मैंने आपसे बात ही नहीं करनी तो मैं क्या आपकी मिन्नतें करूंगी कि प्लीज मुझसे बात कर लो। नहीं वो माइंडसेट आप कह रहे मैंने नहीं करनी, मैंने नहीं, बाकी भी सब फिर कहेंगे चलो फिर हमने भी नहीं करनी। वो डॉक्टर साहब वो माइंडसेट है। देखिए इस वक्त इस सारे पॉलिटिकल मैस की वजह से पाकिस्तान का आम आदमी सफ़र कर रहा है और डेली कोई ना कोई कन्फ्यूजन जो वो आती है और अल्टीमेटली सफ़र कौन है? वो पाकिस्तान का आम आदमी है जो गवर्नमेंट का या स्टेट का टिल्ट होना चाहिए रियासत की आवाम की बेहतरी के लिए। वो सारे की सारी तवज्जो और मीडिया जो है वो सारी की सारी चीज़ों पे चला जाता है। आवाम की बेहतरी अगर कोई चाहता है वो तो बात करेगा। तो बानी चेयरमैन पीटीआई तो चाहते हैं कि वो तो कहते हैं मैं तो आवाम के लिए सियासत करता था, बड़ी मुख्तलिफ सियासत करता था, इन दो जमातों ने बारियां ले लेकर सियासत की, मैं तो बड़ा मुख्तलिफ ट्रेंड लेकर आया था, फिर आवाम की फिक्र भी इनको जेल में बैठ के सतारी, तो फिर बात करते ना, सियासी जमातों से बैठ के बात करते। देखें जमहूरियत किसका नाम है? जमहूरियत किसका नाम है कि एक दूसरे की एग्जिस्टेंस को आप माने, पॉलिटिकल स्पेस और परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर आप वाइट आउट करें और जहां के ऊपर आपके डिस्प्यूट्स हैं उनको अदालत में करें। अब आप देखें ना कि हमने इलेक्शन को एक क्वेश्चन मार्क किया है तो फैसला अदालत ने ही करना है ना। अब अदालतों के अंदर जजेस बन गए हैं, ट्रिब्यूनल्स बन गए हैं, उसके बाद नए जजेस अपॉइंट हो जाएंगे। तो मामले को अगर किसी खास हद तक उस स्कीम तक लेके ना जाया जाए कि जिससे पाकिस्तान के अंदर एक फ्रस्ट्रेशन या अफरा तफरी आए, मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान की किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए और पाकिस्तान की आवाम के लिए बात जो है। चलिए इससे पहले कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल वाली जो निशस्तों वाला मामला है उस पर मैं आऊँ, आपका मैं लास्ट कमेंट इस पे चाहती हूँ ताकि फिर हम टॉपिक दूसरी वाली साइड पर आ जाए। आप तैयब की किसी बात में मुस्कुरा भी रहे थे, डिसएग्री कर रहे थे बहुत ज्यादा। तैयब साहब भी मुस्कुरा रहे हैं। एक तो ये कि तैयब साहब बहुत ज्यादा क्या डिसएग्री करते हैं, एग्रेशन से बात करते रहे और जिस तरह से एक साबिक वजीर आजम को, मैं उनकी नुमाइंदगी नहीं कर रहा, मतलब सिंगल नाम करके कि जी वो करता रहा, उसने ये किया, उसने ये मुनासिब नहीं लगता। चूँकि ये जर्नलिस्ट है, इनको बड़ा इम्पार्शल, मैं सदर हूँ ना तो मैं लॉ की बात करूँगा, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की नुमाइंदगी नहीं करूँगा। मुझे यहाँ पे बैठ के मेरी एक जिम्मेदारी है, तो मुनासिब नहीं लगता कि मैं किसी को, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे हो तो वो आपस में लोग झोंक करने बोला था, हमारा काम वहाँ पे यहाँ पे एक न्यूट्रल एक वो देना है, तज्जिया करना है या उसके ऊपर अपनी राय देनी। और मेरी ज़ाती राय के अंदर इस केस के अंदर साइफर का जो ये हुआ, अभी तो शॉर्ट ऑर्डर आया है, डिटेल जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं ना तो उस पार्टी में किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात, जिस लीडर की आप बात कर रहे हैं तो न्यूट्रल की भी हमें अजीब सी डेफिनेशन बता दी। मैं इम्पार्शियल लफ्ज इस्तेमाल किया, मैंने इम्पार्शियल का लफ्ज इस्तेमाल किया। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि देखिए शॉर्ट ऑर्डर आया, अभी प्रीएम्प्ट करना क्या करना ये अभी बहुत मुश्किल है। तीनों मेहमान मेरे साथ मौजूद है, आपसे मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदी। आंखों देखा हाल सबसे पहले तैयब आप जरा रिपोर्ट कर दे, फिर आप दोनों की तरफ में आती हूँ बारी बारी। देखें ये पाकिस्तान की जो तारीख है उसका भी ये एक अनोखा केस है। देखें वो जो होता है ना वक्त के साथ साथ चीज़ें हैपन्स होती हैं, तो आज तक 2022 से हर केस ही अनोखा। नहीं सर ये बताएं, देखें आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक पार्टी ऐसी पार्टी में जम हुई हो, यानी कैलेंडर में 2022 होना ही नहीं चाहिए था आपके मुताबिक। डॉक्टर साहब एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोसेस है, हमने नहीं चलने दिया, हमने कहा हम और करेंगे। सदर ने कहा गवर्नर लगाना हटाना मेरी जिम्मेदारी, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन कुछ और कहता है। आपके आर्मी के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के बिल आए, सदर ने कहा मैंने साइन ही नहीं किया, उससे सेक्रेटरी ने कहा सर फाइल तो आपके पास पड़ी हुई है।
उसके बाद इलेक्शन का मामला आया। तो यही नहीं फैसला हो सका था कि इलेक्शन की डेट देनी किसने है, और वो भी समझ नहीं थी हटाया किसने। डोनाल्ड से मामला शुरू हुआ, बाजवा साहब तक गया, वहां से होता कहीं और गया, एंड में जाके मोहसिन नकवी साहब का नाम आ गया। अच्छा, गवर्नर केपी के नहीं पता चला हटाया किसने। अच्छा डॉक्टर साहब, गवर्नर केपी के इलेक्शन की डेट नहीं दे रहा, पंजाब का गवर्नर पंजाब की डेट नहीं दे रहा, सुप्रीम कोर्ट का 9 मेंबर्स बेंच जो है वो आज तक उसका कोर्ट ऑर्डर ही नहीं दे रहा कि ऑर्डर ऑफ द कोर्ट क्या है, तो ये सारी चीजें जो है वो चल रही है। जी मुकम्मल करें। अच्छा ठीक है सर, क्योंकि तैयब की बात का भी आपने फिर जवाब देना है। तैयब जल्दी बता। अच्छा, तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का मैं केस पे आता हूँ कि 13 रुकनी बेंच था, फुल कोर्ट यानी कि जो जजेस अवेलेबल थे उन पर मुश्तमिल ये बेंच है, इसने समाअत की। और इसमें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से फैसल सदीकी बड़े अच्छे वकील हैं, वो पेश हुए। लेकिन जब वो पेश हुए तो आपने भी बरह रास्त नशरियात देखी होंगी, टीवी चैनल पे भी चल रहा था, तो चीफ जस्टिस बार बार उसको कहने पे मजबूर भी हुए कि आप जो है वो हमें हक़ाइक़ नहीं बता रहे। और ये अनफॉर्चुनेटली कि फैसल सदीकी साहब जैसे उससे कि वो खुद ये बाद में माने भी थे कि मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास दस्तावेजात नहीं है, तो वो केस जो है सही तौर पर प्रेजेंट नहीं कर पा रहे थे। और इसके साथ साथ एक सबसे बड़ी अहम चीज़ जो है वो हुई कि एक मौके के ऊपर आंखों देखा जब हम हाल दे रहे हैं तो जस्टिस मुनीब अख्तर और चीफ जस्टिस के दरमियान छोटा सा एक लाइटर नोट, वो चीफ जस्टिस उसको जस्टिफाई करने की भी कोशिश की कि मैं तो लाइटर नोट में कह रहा था, तो वो ये था कि वो सवाल करना चाह रहे थे और चीफ जस्टिस की ये तरजीहात थी कि किसी तरीके से हम सिर्फ वकील को ही सुने ताकि वो अपने आर्गूमेंट कंप्लीट कर ले, केस को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन वो जजेस बार बार सवाल कर रहे थे तो उनको इंटरप्ट करना पड़ा, तो तसर ये गया। लेकिन इसमें एक चीज सबसे बड़ी अहम है कि जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने आज तो बड़े वादे तौर के ऊपर कहा, उन्होंने ये जो बोला कि तहरीक इंसाफ से गलती होगी तो माफ कर दें, गलती हो गई तो माफ कर दें, ठीक है ना। तो ये वो रिमार्क्स हैं। तो बात ये है कि ऑलरेडी हाफिज साहब आपकी बात में मुस्कुरा रहे हैं, वो देखें। अच्छा, ये तस्वर मैं नहीं कह रहा, अच्छा फिर ये तस्वर चल रहा है कि जस्टिस अत्तर मिनल्ला फैन क्लब और तहरीक इंसाफ के लोग जो है ना वो बड़े जो है आजकल वो गठजोड़ हुआ है और अदलिया के खिलाफ और काजी के चीफ जस्टिस काजी के खिलाफ जो मामला चल रहे हैं, बड़ा सीरियस मामला डिस्कस। रियासत साहब आप बार-बार हंस रहे हैं क्यों? मैं चूंकि सच्ची बात इतना सीरियस मामला है और यहाँ पे मतलब उस पे गुफ्तगू की बजाय वहाँ की कोर्ट का हालात हाजरा और पीटीआई और बोला, मैं उस हवाले से सर वैसे माजरत के साथ ये भाई की बात सर वैसे माजरत के साथ मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूं। अच्छा चलिए आप दोनों की बात बाकी चलेगी, आप अभी लाइटर नोट में बात वो ठीक है आपकी बात। संजीदा एक सवाल रियासत साहब, वैसे आपने ना वो कहते हैं कि समंदर को आपने कूजे में बंद कर दिया, इंतहाई संजीदा नौयत के मामलात हैं, लेकिन आजकल हमारे यहाँ यही चल रहा है कि लोग उनको संजीदा नहीं ले रहे हैं। मतलब ये बहुत संजीदा मामलात है, बहुत सीरियस नौयत। आपने एक नया टॉपिक छेड़ दिया। मैं इसलिए कि देखिए पार्लियामेंट के अंदर अब सोशल मीडिया जरा खोल के देख ले क्या चल रहा होगा वहाँ पे। डॉक्टर साहब बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि अभी जो पार्लियामेंट के अंदर लोग इक़्तिदार में बैठे हैं ना, वो बहुत सारी लेजिस्लेशन करना चाह रहे हैं। उन्होंने बहुत सारी लेजिस्लेशन की बजाय जो आर्टिकल 89 है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसके तहत ऑर्डिनेंसेस जारी कर दिए। अब वो क्यों नहीं कर रहे? अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना है तो आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। ये संगे मील साबित होगा ये फैसला। अगर ये जो सीटें हैं उनसे ये ले ली जाती हैं जो इक़्तिदार में बैठे हैं और सुन्नी इत्तेहाद को दे दी जाती हैं, तो ये पार्लियामेंट तो बिल्कुल हैंड टू माउथ हो जाएगी उनके पास। तो वो रिक्वायर्ड जो मेजॉरिटी है लेजिस्लेशन के लिए वो नहीं है, इसलिए ये बहुत संजीदा है। इसने आइंदा का मुस्तकबिल तय करना है, इसके अंदर लेजिस्लेशन होनी, बहुत सारी अंदर जो पार्लियामेंट के अंदर की सॉरी गुफ्तगू चल रही है ना, बहुत सारी चीज़ों को वो मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, अमेंडमेंट्स लाना चाह रहे हैं। उसके पीछे बहुत सारा एक समंदर इसके पीछे रुका हुआ है इन सीटों के पीछे कि अगर ये ऐसा हो गया तो फिर पार्लियामेंट जो है ना वो बिल्कुल उनके पास वो चीज़ नहीं रहेगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी जजमेंट होगी, एक ऐसा प्रेसिडेंट होगा जो पाकिस्तान की आगे ये जो 5 साल के लिए पार्लियामेंट आई इसकी राय मुतय्यन करेगा। इसलिए मैं समझता हूँ कि वहाँ पे जो लॉ पॉइंट भी डिस्कस हो रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से मतलब जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद है उसकी तरफ से, और जो हुकूमत उसको डिफेंड कर रही है, ये सारी चीज़ें बहुत मतलब मैटर करती है। और मैं समझता हूँ मेरी ज़ाती राय के अंदर जिस वक्त इसको उन्होंने एडमिट किया था इस अपील को, और इस वक्त वो कन्वर्ट होगी इनटू अपील और उस पर हेयरिंग जारी है, मैं समझता हूँ कि उसके अंदर बहुत सारी सॉलिड और बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज और पॉइंट्स हैं जो रेज किए गए हैं और उनको
डेलिब्रेशन के साथ सुप्रीम कोर्ट आप सुन रही है और वो इसको डिसाइड करेगी। हाफिज साहब आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले? देखिए, एक तो डॉक्टर साहब सबसे अच्छी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फुल कोर्ट इसको सुन रहा है। ठीक है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने फैसला किया कि इस केस का बड़ा फार रीचिंग पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल, लीगल और पॉलिटिकल इफेक्ट है, तो इसे फुल कोर्ट सुनना चाहिए। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेप जो है वो बड़ा ही अप्रिशिएबल है, चूँकि पिछले 2 साल से हम हर दफ़ा ये कहते थे कोई भी केस जाता था फुल कोर्ट सुने, लार्जर बेंच सुने, और वो हमने देखा कि बाज़ औक़ात वो दरख्वास्तें जो थी या रिक्वेस्ट जो थी प्राइवेट्स की या फेडरल गवर्नमेंट की सुनी नहीं जाती, तो ये एक अच्छा स्टेप है। दूसरा उसके अंदर ये है कि इसके ऊपर 2 फैसले आ चुके हैं। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया, एक पेशावर हाई कोर्ट के 5 मेंबर्स बेंच ने फैसला किया। दोनों फैसलों के अंदर जो आर्टिकल 51 का पहला हिस्सा है कि जिसके अंदर ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसने इलेक्शन लड़ा हो, उसकी पार्लियामेंट्री प्रेजेंस हो, उसको ही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ज्वाइन कर सकते हैं, और वही उसकी बुनियाद के ऊपर प्रोपोर्शन के हिसाब से रिज़र्व सीट्स आपकी ख़वातीन और मिनॉरिटीज़ की मिलेंगी उस पॉलिटिकल पार्टी को। ये बड़ा एक वेल रीजनड ऑर्डर है, और ये सारा सपोर्ट करता है आर्टिकल 51, आर्टिकल 106, सेक्शन 104 इलेक्शन एक्ट का, और रूल 92, 93, 94 का। और उसके अंदर SIC ने ना इलेक्शन लड़ा है, ना उसने नॉमिनेशंस पेपर दिए हैं, ना जनरल इलेक्शन में गई है, ना उसके पार्टी हेड ने इलेक्शन लड़ा है, और ना ही उन्होंने रिजर्व सीट सेक्शन 104 के अंदर दी हैं, लिहाजा वो एंटाइटल्ड नहीं है। दूसरा उसके अंदर ये है ओवर एंड अबव वाला कि क्या हाउस को खाली रखा जाए, या जो वो सीट्स दी गई हैं वो सीट्स जो हैं दूसरी जमातों को मिलनी चाहिए उनके प्रोपोर्शन से अबव, जब कॉन्स्टिट्यूशन इसके बारे में कुछ और कहता है। वो ऐसी चीज़ है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इंटरप्रेट नहीं किया, ना हाई कोर्ट ने किया। सुप्रीम कोर्ट इसको देखेगी और डेफिनेटली इसको इंटरप्रेट करेगी कि क्या हाउस 266 का है या हाउस 336 का है, या PTI जो है वो उनके इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को ऑन द बेसिस ऑफ SIC मिल सकती हैं जब कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेन लैंग्वेज इसकी इजाज़त ना दो। तो ये दोनों चीज़ें जो है SIC या उसके लिए PTI के लिए बड़े सीरियस लीगल चैलेंजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और फुल कोर्ट जो है बतौर सीनियर माहिर कानून लास्ट 30 सेकंड्स हैं, ज़रा PTI वालों को बता दें जो समझ रहे हैं कि शायद जेल से रिहाई मुमकिन हो जाएगी साइफर केस के फैसले के बाद। नहीं, मेरा ख्याल है कि अभी 2 केसेस ऐसे हैं कि जिसके अंदर उनकी अरेस्ट है, यानी रिहाई का भी कोई चक्कर नहीं। वो जब उसके अंदर आएगा तो आएंगे, और डेफिनेटली जो केस अगर बंदा किसी से एक्विटल होता है तो उसको बाहर आना चाहिए। लेकिन प्रेजेंटली इस चीज़ के अंदर ये है कि 2 केसेस ऐसे हैं कि जिसके अंदर जो है उनकी अभी जो सेंटेंस है, एक के अंदर सेंटेंस है और दूसरे के अंदर उनको अरेस्ट किया गया है, तो उनके अंदर उसकी बेल नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जितनी देर वो नहीं होंगे उतनी देर इस पे आपका कमेंट? मैं बिल्कुल हाफिज साहब से एग्री करता हूँ कि उनकी केसेस कि अभी रिहाई मुमकिन नहीं है, जिसके अंदर जमानत और कन्विक्शन, अगर कन्विक्शन के अंदर बेल हो जाती यानी वो सस्पेंड हो जाती तब बाहर आ सकते हैं, या वो सेट असाइड हो जाए तब बाहर आ सकते हैं, या जिसमें बेल अभी नहीं हुई, मुझे नहीं पता उसकी डिटेल, अगर उसकी बेल हो जाती तो फिर आएंगे। जब तक कोई एक केस भी उनके खिलाफ जिसमें उनकी बेल नहीं हुई तो वो जेल से बाहर नहीं आ सकते। जी तैयब, मुझे तो दूर दूर तक बाहर आते हुए नज़र नहीं आ रहे। मुझे तो यही लग रहा है कि अभी वक्त है, अभी वो वहाँ पे है। झूठ कहते हैं जी, कह दे तन्हाई में हूँ, चीफ जस्टिस को झूठ बोल दिया। रियासत साहब का फ्रेम बनाते हैं, साथ ही मुसलसल क्यों हंस रहे हैं तैयब की बात? देखिए, खान साहब ने तरीके खुद चीफ जस्टिस के सामने झूठ बोल दिया, मैं कैद तन्हाई में हूँ, ठीक है। वहाँ पे उसको इतनी बड़ी आसाइशें मिली हुई हैं, वो मुर्गे मुसल्लन खा रहे हैं, पता नहीं क्या लाखों का खाना खा रहे हैं, लाखों का खाने खा रहे हैं, और झूठ पे झूठ बोल देते हैं। यार अब उस बंदे का हम क्या करें, खुदा की कसम। ये रियासत अली आज़ाद साहब ने जो कहा वो मैं उसको समझता हूँ, लेकिन एक शख्स जिसने हमारी जो है वो रियासत को तबाह करने की कोशिश की, जिसने हमारी अखलाकियात को तबाह किया, जिसने हमारी नस्ल को तबाह किया, जिसने हमारी जो है वो समाज को तबाह किया, अब हम उसको भी अगर रेजिस्ट ना करें और उसको अच्छा माने या उसके लिए भी हम गैर जानिबदार रवैया इख्तियार करें, तो ये हम नहीं बल्कि अपनी कौम के साथ जल्दी से लास्ट PTI वाले इनको देंगे। मैं तो कानूनी जो है ना वो उस पर बात कर सकता हूँ। किसी भी शख्स को अगर बाहर आना है, अगर उस पर 1 से ज़्यादा केसेस हैं, या उसकी ज़मानत होनी चाहिए, ठीक है, या उसकी सज़ा सस्पेंड होनी चाहिए, या उसकी एक्विटल होनी चाहिए, ठीक है जी। तीनों चीज़ों के अलावा हाँ एक और है कि पैरोल पे भी बंदे बाहर आ सकते हैं बाज़ दफ़ा, उसके अलावा जो है वो आप अब फ्रीली जो है वो आप मूव नहीं कर सकते जितनी देर आप उस लीगल प्रोसेस को पूरा ना करें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों को, और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।